सुखवीर फौज में नया नया भर्ती हुआ। सुखवीर के घर में उसकी पत्नी राधिका और एक छोटी बहन थी, सपना। एक दिन की बात है। आपकी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। अपनी छोटी बहन सपना के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी पक्की कर देते हैं, यही अच्छा रहेगा। उसके लिए मैंने अपनी मौसी से बात की है। वो एक लड़का बता रही है। कल हम उसे देखने चलेंगे। सब सही रहा तो इसी साल सपना की शादी कर देंगे। तब तक मैं कुछ पैसे भी जोड़ लूंगा। अगले दिन वो लड़का देखने जाते हैं। उन्हें लड़का पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में सपना की शादी हो जाती है। सपना बहू बनकर अपने पति आनंद के घर पहुंचती है। वहां शुरू से ही उसे परेशान किया जाने लगा, क्योंकि वो एक फौजी की बहन थी। इसीलिए उसके ससुराल वालों को ज्यादा दहेज नहीं मिला था। इसीलिए वे उसे बुरा भला सुनाते रहते थे। एक दिन सुखवीर अपनी बहन से मिलने गया। बहन, तू यहां ठीक से तो रह रही है ना? कोई परेशानी हो तो बता। भैया, मैं मजे में हूँ, लेकिन आप तो मुझे भूल ही गए। बहुत दिनों बाद आए मुझसे मिलने। ऐसी बात नहीं है बहन। शादी के बाद कुछ परेशानी चल रही थी। कर्ज भी तो लिया था तेरी शादी पर, और फिर तेरे घर खाली हाथ कैसे आता? इसीलिए इतने दिन बाद आया हूं। भैया, मुझे पता होता आपको इतनी परेशानी होगी तो मैं शादी ही ना करती। तू तो ससुराल जाते ही बड़ी हो गई रे। बड़ी बड़ी बातें करने लगी तू। चिंता मत कर, मैंने सारा कर्ज उतार दिया है। अब किसी बात की चिंता नहीं है। और हाँ, कल मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई। भैया, आप भैया दूज पर तो आओगे ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। मैं कोशिश करूंगा। अगर नहीं आ पाया तो तू गुस्सा मत हो जाना। यह कहकर सुखवीर चला गया। तभी उसकी सास वहां आती है। बहू, तेरा भाई कुछ देकर भी गया है या खाली हाथ आया था? माँ जी, भैया सबके लिए कपड़े लाए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। वे बड़ी मुश्किल से शादी का कर्ज उतार पाए हैं। यह सब तो बहाना है। सुन, अगर भाई दूज पर तेरा भाई आने को कहे तो उसे कह देना या तो 10,000 रुपए लेकर आए, वरना भूल कर भी इस घर की चौखट पे पांव ना चढ़े। यह सुनकर सपना रोने लगती है। कुछ दिन बाद भाई दूज का दिन आया। सपना तैयार होकर भैया का इंतजार करने लगी। दोपहर को सपना के गांव का एक लड़का सपना के ससुराल पहुंचा और बोला, सपना, तुम्हारे भैया आने वाले हैं। तुम्हारी भाभी चाहती है कि जब वे आए तो तुम घर पर रहो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूं। यह सुनकर सपना ने अपनी सास से पूछा, चली जा, लेकिन वापस आए तो 10,000 रुपए लेकर आना, नहीं तो हमेशा अपने भाई के घर ही रहना। सपना बिना कुछ बोले अपने घर आ जाती है। शाम के समय सुखवीर घर आता है। यह देखकर कविता और राधिका बहुत खुश होती हैं। सपना सुखवीर का टीका करती है। 2 दिन बाद सुखवीर सपना से कहता है, बहन, अगर तू कहे तो मैं तुझे ससुराल छोड़कर आऊं। नई नई शादी हुई है, कहीं वे लोग बुरा ना मान जाएं कि तू अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर सपना रोने लगी और उसने रोते रोते सारी बात सुखवीर को बता दी। यह सुनकर सुखवीर को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बहन से कहा कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, तू यहीं पर रहेगी। सपना वहां रहने लगती है। कुछ दिन बाद कविता की सास और उसका पति आनंद वहां पहुंचते हैं। आनंद सुखवीर के पैर पकड़ लेता है। न जाने कैसे 10,000 रुपए वाली बात गांव में फैल गई और एक फौजी की बहन से दहेज मांगने के कारण पूरे गांव ने हमारा बहिष्कार कर दिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बेटी, मुझे माफ कर दे। पैसों के लालच ने हमें अंधा बना दिया था। तू उस फौजी की बहन है जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए अपनी जान लगा देते हैं। मैं अब तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी। यह सुनकर सुखवीर बहुत खुश होता है और अपनी बहन को खुशी खुशी विदा कर देता है। एक गांव में एक गोमती नाम की एक बुढ़िया माई अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उनके दोनों बेटे खेती करते थे। बुढ़िया माई की बड़ी बहू सुभद्रा और छोटी बहू कोमल बहुत चालाक थी। वे अपनी सास को जरा भी पसंद नहीं करती थी। गोमती दिन रात मां लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। एक दिन गोमती देवी ने मां से प्रार्थना की, माँ, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। आपकी कृपा से मेरे दोनों बेटे बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं।
लेकिन मेरी दोनों बहुएं जरा भी पैसे की कदर नहीं करती, सारा पैसा उड़ा देती हैं। इनकी बुद्धि ठीक कर दो जिससे घर में बरकत हो। तभी वहां दोनों बहुएं आ जाती हैं। माँ जी, आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, फिर हम अपने पति की कमाई से कुछ भी करें, आपको क्या मतलब? वैसे भी आपके बेटे कमाते क्या हैं? बड़ी मुश्किल से हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। शौक पूरा करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। दीदी, आप सही कह रही हो। इन्हें पूजा पाठ करने के अलावा कोई काम तो है नहीं। हम दोनों दिन रात मेहनत करके इस घर को संभालती हैं, तब कहीं थोड़े से पैसे हमें मिलते हैं, वो भी इनसे देखे नहीं जा रहे। मैं तो कहती हूँ आज से हम काम बंद कर देते हैं, फिर इन्हें और इनके बेटों को पता लग जाएगा। बहू, मैं तो बस पैसे को संभाल के खर्च करने की प्रार्थना कर रही थी। अगर प्रार्थना ही करनी है तो तुम्हारी लक्ष्मी माता तुम्हारी सुनती हैं, तो उनसे कहो ना हमें बहुत सारा धन दे दे, फिर हम भी उनकी पूजा करने लगेंगे। ये कहकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। गोमती बैठकर रोती रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुभद्रा बाजार से कुछ सामान खरीद रही थी, तभी किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सुभद्रा ने पलट कर देखा तो एक बहुत अमीर औरत, जिसने सोने के जेवर पहन रखे थे और बहुत महंगी साड़ी पहन रखी थी, वहीं खड़ी थी। बेटी, मेरा नाम रमा है। मैं तुम्हारी सास की बचपन की सहेली हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगी? हे भगवान, मेरी सास की इतनी अमीर सहेली, क्या पता हमें कुछ उपहार दे जाए। इसे घर ले चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, चलिए मैं आपको माँ जी से मिलवाती हूँ, वे आपको देखकर बहुत खुश होंगी। घर पहुंचकर सुभद्रा ने गोमती को रमा से मिलवाया। आपका बहुत स्वागत है, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, तुम जब बहुत छोटी थी तब गांव के मंदिर में पूजा करने जाती थी, वहीं कभी कभी मैं तुमसे मिलती थी। समय के साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं कुछ जलपान का इंतजाम करती हूँ। गोमती, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। मुझे इस गांव में कुछ काम है, इसीलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रुकना चाहती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जब तक चाहे तब तक रुकिए यहाँ पे। ये देखकर गोमती को समझ आ गया कि रमा की अमीरी देखकर इनके मन में लालच आ रहा है। ठीक है बहू, ये लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ उपहार लाई हूँ। रमा ने एक सोने का कंगन दोनों बहुओं को दे दिया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुईं। गोमती, ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। ये कहकर रमा ने एक हीरे का हार गोमती को दिया। रमा, ये मैं नहीं ले सकती। मेहमान भगवान के समान होता है, इसे तुम अपने पास रखो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। ये तुम्हारा घर है, जब तक चाहे तब तक रहो। रूखी सूखी हम खाते हैं, वो तुम भी खाओ। माँ जी कैसी बात करती हैं? मेहमान को कोई रूखी सूखी खिलाता है? हम तो हर दिन माँ जी को नए नए पकवान खिलाएंगे। ये कहकर दोनों बहुएं अंदर चली जाती हैं। दीदी, हमारी सास का तो दिमाग खराब है, हीरो का हार ठुकरा दिया। ये तो अच्छा हुआ हम इनकी अच्छे से सेवा करते हैं, हो सकता है वे हार हम में से किसी को मिल जाए। अगले दिन से रमा की बहुत सेवा होने लगी। रमा के साथ गोमती का भी बहुत आदर सत्कार होने लगा। एक दिन गोमती जब मंदिर गई थी तो वो सुभद्रा के पास आती है। माँ जी, आपको किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं बहू, तुम दोनों तो मेरी बहुत सेवा करती हो। माँ जी, कोमल की तो मत कहो, वे कुछ काम नहीं करती, सारा काम तो मैं ही करती हूँ। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, कोमल तो हर काम मुझ पर डालकर सोती रहती है। इधर कोमल ये सब सुन रही थी। सुभद्रा के जाने के बाद वो रमा के पास आती है। माँ जी, मैंने सब सुन लिया। दीदी तो बहुत खराब है, सारा काम मुझसे कराकर अपना नाम कर लेती हैं। मैं छोटी हूँ ना, कुछ बोल भी नहीं पाती। आप उनसे किसी काम को मत कहना, क्योंकि उन्हें कोई काम ढंग से आता ही नहीं। सारा खाना खराब कर देती हैं। मैं हर दिन आपको अलग अलग व्यंजन बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह दोनों बहुएं हीरे के हार के लालच में उनकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन रमा गोमती और दोनों बहुओं को बुलाकर बात करती है। अब मैं कुछ दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं अपना हीरो का हार तुम्हारी एक बहू को देना चाहती हूँ। रमा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये हार किसी को ना दो।
मेरी बहू इसी हार के लालच में तुम्हारी सेवा कर रही थी। क्या ये सच है? नहीं माँ जी, ये सच नहीं है। हम तो मेहमान की तरह आपका स्वागत कर रही थी। हाँ माँ जी, आपको नहीं पता, माँ जी हमें पसंद नहीं करती, इसीलिए हमारे हर काम में इन्हें खराबी नजर आती है। ठीक है, अगर तुम्हें कोई लालच नहीं है तो वह सोने का कंगन वापस कर दो। सुनो माँ जी, जो हम तुम्हारी इतने दिन से सेवा कर रहे थे, इतनी तो हमने कभी अपनी माँ की भी नहीं की। वह हमारा मेहनताना है, हम उसे वापस नहीं कर सकते। इसी तरह कोमल ने भी मना कर दिया। बहन, देख लिया ना इनका असली रंग। इससे पहले ये तुम्हारी बेइज्जती करें, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर रमा वहां से चल देती है। जब वे घर से जाती हैं तो उनके पैरों के लाल निशान बनते हैं और आगे जाने पर वे निशान खुद ब खुद मिट जाते हैं। ये देखकर गोमती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ जी, ये क्या है? ये लाल निशान, और आप रो क्यों रही हैं? मूर्खों, स्वयं माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुमने लालच के कारण उन्हें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी, क्योंकि उनकी शक्ल बिल्कुल मंदिर में बनी माँ लक्ष्मी की मूर्ति से मिलती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि तुम दोनों उनके साथ रहकर कुछ बदल जाओ, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। दोनों बहुएं रोती हुई मंदिर में पहुंच जाती हैं। वो वहां देखती हैं तो मूर्ति में उन्हीं लक्ष्मी जी की सूरत नजर आती है। दोनों वहीं कंगन रखकर रोती रहती हैं। माँ लक्ष्मी, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें माफ कर दीजिए। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति हमें दे दीजिए। तभी मूर्ति में से आवाज आती है। तुम्हारे मन से धन का लालच निकालने के लिए मैं आई थी। अगर तुम्हारा मन साफ है तो अपनी सास की सेवा करो, तुम्हारा घर धन धान्य से हमेशा भरा रहेगा। दोनों बहुएं सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करने लगी और मां लक्ष्मी की पूजा करने लगी। इसके बाद उनका घर धन धान्य से भर गया, लेकिन उनके मन में भक्ति जाग गई थी, इसीलिए अब उन्हें धन की इच्छा नहीं थी। माला एक शहर में अपने पति नमन के साथ रहती थी। नमन ऑटो चलाता था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, खुशबू। नमन और माला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते थे। एक दिन नमन और माला दोनों एक स्कूल में जाते हैं। स्कूल में उन्हें पता लगता है कि वहां की फीस बहुत ज्यादा है। हम ऐसा करते हैं, किसी और स्कूल में चलते हैं। नहीं, हम अपनी बेटी का दाखिला इसी स्कूल में कराएंगे। मैं दिन के साथ रात में भी ऑटो चलाया करूंगा। खुशबू का उसी स्कूल में दाखिला हो जाता है। नमन रात में भी ऑटो चलाने लगता है। एक दिन एक आदमी माला के घर आता है। आपका नाम माला है? हाँ जी, क्या बात है? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। ये सुनकर माला रोते रोते अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर वे नमन को देखती है। उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ ही देर में नमन का देहांत हो जाता है। नमन के देहांत के बाद माला पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है, क्योंकि नमन ही घर में अकेला कमाने वाला था। इसीलिए वह तय करती है कि वह ऑटो चलाया करेगी। वह कोशिश करके ऑटो चलाना सीख लेती है। अब वह खुशबू को स्कूल छोड़कर ऑटो चलाने लगती है। एक दिन जब माला खुशबू को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे खुशबू की टीचर रोक लेती है। माला जी, आपने 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं दी है। टीचर जी, मेरे पति का देहांत हो गया था, मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए, मैं धीरे धीरे फीस चुका दूंगी। ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको केवल 7 दिन का समय दे सकती हूँ, नहीं तो आपकी बेटी को स्कूल से निकालना पड़ेगा। ये सुनकर माला चिंता में पड़ जाती है। वह ऑटो एक सड़क के किनारे खड़ा करके सोचने लगती है, इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्यों ना मैं ये ऑटो बेच दूं? लेकिन अगर ऑटो बेच दिया तो खाएंगे क्या? और फिर वे पैसे कुछ दिन में खत्म भी हो जाएंगे। माला ये सब सोच रही थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी, ऑटो खाली है क्या? जी मैडम, कहाँ जाना है आपको? तुम चलो, मैं बता दूंगी। माला ऑटो चलाने लगती है। वह सवारी पूरा दिन ऑटो में इधर से उधर घूमती रहती है। शाम को वह ऑटो को एक जगह रुकवाकर उतर जाती है। मैडम,
आपको कहाँ जाना था? आपने आधा शहर घूम लिया। ये लो अपने पैसे, और हाँ, कल मुझे वहीं स्कूल के सामने मिल जाना। ये ऑटो मुझे पूरे दिन के लिए चाहिए। माला उससे पैसे लेकर घर आ जाती है। पता है खुशबू, आज एक बहुत अच्छी सवारी मिली। उसकी वजह से आज मेरी बहुत कमाई हुई और किसी और सवारी का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। अगले दिन माला सुबह ऑटो लेकर वहीं पहुंच जाती है। वहां उसे वह सवारी खड़ी मिलती है। मैडम, मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। चलो, आज बाकी का आधा शहर घुमा दो। माला उन्हें घुमाने निकल जाती है। दोपहर को माला को भूख लगती है। मैडम, मुझे भूख लगी है। आप कहें तो कहीं ऑटो रोककर खाना खा लें। हाँ हाँ ठीक है, खा लो। माला अपना खाना लेकर खाने लगती है। मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो आप भी कुछ खा लीजिए। लेकिन मेरे पास खाना नहीं है। मैडम, हम छोटे लोग हैं, आप मेरे खाने में से खाना पसंद करेंगी? सवारी के हाँ कहने पर माला उसे एक रोटी दे देती है। लेकिन तुम भूखी रह जाओगी। नहीं मैडम, आपको खिलाकर मेरा पेट पहले से भर गया। आप खाइए। खाना खाने के बाद शाम तक माला सवारी को घुमाकर कल वाली जगह पर छोड़ देती है। इसी तरह माला को पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। मैडम, आज आप किसी और ऑटो में चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। कल मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। आपको हर दिन घुमाकर मैंने अच्छे पैसे कमा लिए, लेकिन फिर भी वे कम पड़ रहे हैं। आज मैं इस ऑटो को बेचकर स्कूल की फीस भर दूंगी। तुम चिंता मत करो, माँ लक्ष्मी सब पर कृपा करती हैं। वे तुम्हारे बिगड़े काम बना देंगी। लेकिन कल तक पैसे कहाँ से आएंगे? मेरा कहना मानो तो तुम ऐसा करना, कल सुबह माँ लक्ष्मी की पूजा करके स्कूल पहुंच जाना और जितने पैसे हैं वे जमा करा देना। माला अगले दिन पैसे लेकर स्कूल पहुंच जाती है। टीचर जी, बस इतने ही पैसे इकट्ठा हो पाए, बाकी मैं अगले महीने तक कर दूंगी। मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। आज सुबह ही एक औरत आई थी, उसने खुशबू की पूरे साल की फीस भर दी है। कौन? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। माला को कुछ पता नहीं लगता। वह थककर ऑटो के पास आ जाती है। ऑटो की पिछली सीट पर एक छोटी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी थी और कुछ फूल भी पड़े थे। माला रोने लगती है। माँ लक्ष्मी स्वयं मेरे ऑटो में आके बैठी और मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। माँ लक्ष्मी की कृपा से माला की बहुत कमाई होने लगती है। वह 2 और ऑटो खरीदकर किराए पर लगा देती है। कुछ ही दिनों में उसके बहुत सारे ऑटो शहर में चलने लगते हैं। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।